Now there are some fundamental rights which are included in Indian Constitution for every citizen. The first one is right to equality. तो ये जो फंडामेंटल राइट है या ये जितने भी राइट्स हैं, ये जितने भी अधिकार हैं, ये सारे सिटीजन्स को दिए गए हैं, हर इंडिविजुअल इंसान को दिए गए हैं, इंडियन सिटीज़न को। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। जितने भी लोग हैं वो कानून की नज़र में कैसे हैं, इक्वल हैं। दिस मीन्स दैट ऑल द पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। तो राइट टू इक्वालिटी इस चीज़ का मतलब क्या है कि जितने भी पर्सन्स हैं वो इक्वली प्रोटेक्ट किए जाएंगे, प्रोटेक्शन दी जाएगी उनको कानून के द्वारा, जो कंट्री का कानून है उसके द्वारा। इट ऑल्सो स्टेट्स that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. इसके अलावा राइट टू इक्वालिटी में ये भी बताया गया है कि किसी भी सिटीज़न को के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो अलग रिलीजन का है या अलग कास्ट का है या अलग सेक्स का है। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा। हर इंसान जो है वो पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडेड प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकेगा। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा स्टेट में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, जॉब्स वगैरह देने में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बट देयर आर एक्सपेक्टेशंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन अबॉलिश्ड। इसके अलावा जो छुआछूत का जो सिस्टम चला आ रहा था हमारे देश में काफ़ी सिंस वेरी ओल्ड टाइम इन आवर इंडियन सोसाइटी, तो वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है। अगर कोई छुआछूत आज की प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा कुछ करता है तो इट इज़ अ इलीगल थिंग। Next, the second one is right to freedom. This includes the right to freedom of speech and expression, the right to form association, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. जो सेकेंड राइट है वो है फ्रीडम का, यानी स्वतंत्रता का। हर इंसान को स्वतंत्रता है किन किन चीज़ों में है, बोलने में, ठीक है, अपने उनके जो एक्सप्रेशन है, जो भाव हैं, किसी इंसान के विचार हैं वो एक्सप्रेस कर सकता है। इसके अलावा वो फ्री होकर अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकता है, वो किसी भी कंट्री के पार्ट में रह सकता है, किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी बिजनेस को वो कर सकता है। ये फ्रीडम दिया गया है। ओके, द थर्ड वन इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये एक तरह से अधिकार दिया गया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में जो अधिकार है उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि मानव तस्करी यानी लोगों को बेचना, खरीदना एक कानून अपराध है। इसके अलावा ज़बरदस्ती लोगों से काम कराना, है ना, वो भी कानूनन अपराध है। और इसके अलावा 14 ईयर्स से कम एज के बच्चों से काम कराना भी कानूनन अपराध है। द फोर्थ राइट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब अपना एक तरह से धर्म से रिलेटेड अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। जितने भी लोग हैं इंडियन सिटीजन्स, दे आर ऑल आर फ्री टू देयर रिलीजन, टू एक्सरसाइज देयर रिलीजन। हर तरह के सिटीजन्स जो हैं, हर जो लोग हैं और वो किसी भी धर्म को फ्रीली मान सकते हैं। हर पर्सन को ये अधिकार है कि वो किसी भी तरह का धर्म हो, किसी भी तरह की एक तरह से चीज़ हो, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। द फिफ्थ वन इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। The Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. जो फिफ्थ राइट्स है वो है
कल्चरल और एजुकेशनल राइट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं या कम्युनिटीज़ हैं, जो कम संख्या वाले जो ग्रुप हैं या कम धर्म वाले या अलग भाषा बोलने वाले जो ग्रुप हैं, वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं ताकि वो अपनी भाषा या अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकें। The sixth one is right to constitutional remedies. This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. अब ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एक ऐसा राइट है जिसमें सारे सिटीजन्स को ये अधिकार दिया गया है कि अगर बाकी जितने भी उनके राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अगर किसी भी सिटीज़न को लगता है कि वो जितने भी राइट हैं, अधिकार हैं, उनको एक तरह से हनन हो रहा है या उनके ख़िलाफ़ कुछ किया जा रहा है या एक तरह से शोषित किया जा रहा है उनको, तो वो कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट अपने फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के तहत। ओके, तो दीज आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स which are given to every citizen from Indian Constitution. The fifth one key feature of Indian Constitution is secularism, यानी धर्मनिरपेक्षता. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in the following chapter. अब सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता. एक सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष स्टेट वही है जिसमें स्टेट किसी भी एक प्रॉपर धर्म को स्टेट रिलीजन, ऑफिशियली स्टेट रिलीजन के रूप में प्रमोट नहीं करता है. ओके, और इस बारे में आप और आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे. You now understand the way in which a country history often determines the kinds of constitution that a country adopts for itself. और इतनी सारी चीज़ें आपने जो देखी उसके तहत आप ये समझ गए होंगे कि जो हमारी कंट्री की हिस्ट्री है वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कंट्री का उसको अडॉप्ट करती है. The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितने भी आइडल्स हैं या जितने भी कानून जो बनाए जाते हैं उसमें, और एक तरह से जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के वो उन्हें उन कॉन्स्टिट्यूशन का या उस संविधान का पालन करना होता है, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस. इसके अलावा ना सिर्फ सारे सिटीजन्स को बल्कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स को या उन प्रतिनिधियों को जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं रूल करने के लिए, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना होता है. Just like in the game of football, a change of constitutive rule will affect the game. जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था कि एक फ़ुटबॉल के गेम में अगर ज़रा सा भी चेंज हो जाता है, उसके रूल्स में चेंज हो जाता है तो पूरा गेम इफ़ेक्ट होता है. उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई सुधार किया जाता है कुछ वर्षों में तो इस तरह से नई जो चीज़ें हैं वो भी चेंज होती हैं या वो ऐड की जाती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सुधार किए जाते हैं. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of our country. और इसी तरीके से अगर एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका मतलब होगा कि फंडामेंटल नेचर जो है कंट्री का उसमें भी चेंज हुआ है. We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy. और इस चीज़ में हमने नेपाल के केस में देखा था कि किस तरह से वहाँ के जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे और बाद में जो नेपाल था वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था जब वहाँ के लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग की थी. The different features of Indian Constitution outlined above involve complicating ideas that are often not easy to grasp. जितने भी की फीचर्स थे अलग अलग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो आपने देखे, 5 जो की फीचर्स थे वो, जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ भी थे जिनको एक मुट्ठी में बंद करना या एक साथ रखना बहुत मुश्किल था.
डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट, आप ज़्यादा मत सोचिए इन सारी चीज़ों के बारे में फ़िलहाल, ओके। इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल एज इन योर हायर क्लासेस यू विल रीड more about these different features of the Indian Constitution and understand more substantively when what they mean. अब जब आपकी ये बुक आप पढ़ लेंगे पूरी, या फिर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और आप पढ़ेंगे इन सारे डिफरेंट फीचर्स के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअली में इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो here is your chapter completed.